20 अप्रैल 2010 को डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग पर एक विस्फोट में 11 मजदूरों की मौत हो जाती है और एक कुआं खुल जाता है, जिससे हर दिन 8000 बैरल कच्चा तेल खाड़ी में बहने लगता है। रिमोट संचालित पनडुब्बियां, 125 टन की स्टील डोम और गोल्फ बॉल्स। ये $1.6 बिलियन का बचाव अभियान है, जिसका मकसद इतिहास के सबसे बड़े तेल रिसाव को रोकना है। डीप वाटर होराइजन एक स्वचालित स्थिति बनाए रखने वाली मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग रिग थी। यह ट्रांस ओशियन ऑयल की थी और बीपी को लीज पर दी गई थी। ड्रिल साइट, जिसे मैकोंडो या MC-252 के नाम से जाना जाता है, लुइसियाना के वेनिस से 42 मील दक्षिण पूर्व में मैकोंडो प्रोस्पेक्ट में स्थित थी। घटना के दिन रिग पर 126 लोगों का क्रू मौजूद था। अपनी अंतिम गहराई 5600 मीटर तक ड्रिलिंग करने और स्टील केसिंग को सीमेंट करने के बाद रिग में विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई। जब क्रू बहते हुए तेल और गैस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, तब वेल हेड में पाइप मुड़ गया। आपातकालीन डिस्कनेक्ट सिस्टम ब्लोआउट प्रिवेंटर को सक्रिय करने और मरीन राइजर को डिस्कनेक्ट करने में विफल रहा। मैंने इस हादसे पर अपने डिजास्टर चैनल पर वीडियो बनाया है, लिंक यहां दूंगा। हादसे के तुरंत बाद बीपी ने अपनी ऑयल रिस्पांस योजना सक्रिय की और रिग और कुएं को बचाने के लिए संसाधन जुटाना शुरू कर दिया। ब्लोआउट प्रिवेंटर को नियंत्रित करने के लिए वे एक आरओवी भेजते हैं, जो सतह से 1500 मीटर नीचे हाइड्रोलिक लाइन से जुड़ता है। आपातकाल में वेल सील करने को प्रिवेंटर उपयोग होता है। इसमें कई हिस्से होते हैं जो ड्रिल पाइप के चारों ओर सील कर सिर्फ एन्युलर स्पेस या पाइप काट कर कुएं को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। इस सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पॉड्स हैं जो दुर्घटना में फेल हो गए, और एक हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल है जो प्रिवेंटर हिस्सों को हाइड्रोलिक पावर देता है। ड्रिल रिग को ब्लोआउट प्रिवेंटर से मरीन राइजर के जरिए जोड़ा जाता है। राइजर बाहरी पाइप होता है। राइजर के अंदर असली ड्रिल पाइप होती है। रिग ड्रिल पाइप के जरिए ड्रिल मड नीचे भेजता है ताकि ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल हेड को चिकनाई मिल सके। मड और चट्टान राइजर के अंदर एनुलर स्पेस यानी ड्रिल पाइप और राइजर के बीच की जगह में ऊपर आते हैं। राइजर ब्लोआउट प्रिवेंटर स्टैक से जुड़ा होता है, जो 17 मीटर ऊंचा और लगभग 400 टन वजनी होता है। ब्लोआउट प्रिवेंटर स्टैक वेल हेड से जुड़ता है। क्योंकि दोनों कंट्रोल पॉड्स खराब हो चुके हैं, बीपी के इंजीनियरों को सिस्टम बाईपास कर प्रिवेंटर मैन्युअली एक्टिवेट करना होगा। आरओवी प्रिवेंटर के हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल या स्टैब प्लेट पर जाकर हॉट स्टैब नामक हाइड्रोलिक कनेक्टर को लाइन अप करता है, जो हाइड्रोलिक इंजेक्शन जैसा होता है। आरओवी हॉट स्टैब से मिडिल पाइप रैम बंद कर ड्रिल पाइप के चारों ओर के एनुलर स्पेस को सील करने की कोशिश करता है। अगर वे इस जगह को सील कर लें तो शायद रिग की आग पर काबू पाकर ड्रिल पाइप में सीमेंट पंप कर कुएं को भी सील कर सकते हैं। लेकिन आरओवी मिडिल पाइप रैम की बजाय टेस्ट रैम की हाइड्रोलिक लाइन में हुक कर देता है। टेस्ट रैम वहां सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि ब्लोआउट प्रिवेंटर वास्तव में दबाव झेल सकता है या नहीं। इसे कुएं को सील करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मैकोंडो वेल 252 लगातार बहता है, जिससे रिग की आग को लगातार ईंधन मिलता है। यूएस कोस्ट गार्ड को डीप वाटर होराइजन रिग पर मौजूद 7 लाख गैलन डीजल की चिंता है और कच्चे तेल के रिसाव की संभावना है, जिसका अनुमान है कि हर दिन 8000 बैरल या 3,36,000 गैलन तेल निकल सकता है। तेल की एक पतली परत पानी की सतह पर तैर रही है, जो रिग से 2 मील तक फैली हुई है। अगले दिन जब रिग पर आग लगी होती है, एक और आरओवी भेजा जाता है ताकि वह हॉट स्टैब प्रक्रिया से ब्लोआउट प्रिवेंटर को सक्रिय कर मिडिल पाइप रैम बंद कर सके। अगर वह काम न करे तो उनके पास ब्लोआउट प्रिवेंटर में शियर रैम्स को सक्रिय कर ड्रिल पाइप काटने और कुएं को सील करने के क्रमशः करे होते कई कदम हैं। अगर हॉट स्टैब प्रक्रिया न चले तो वही अंतिम विकल्प है। हादसे में डीप वाटर होराइजन पर क्रू ने शियर रैम्स सक्रिय करने की कोशिश की थी। अब बीपी उससे बचने का तरीका खोजने और कुएं को बचाने की कोशिश कर रहा है। आरओवी का हाइड्रोलिक पंप खराब हो जाता है, कोशिश को रोक दिया जाता है
और आरओवी मरम्मत के लिए सतह पर लौट आता है और बीपी के विकल्प और भी सीमित होने वाले हैं। 22 अप्रैल को हादसे के 2 दिन बाद डीप वाटर होराइजन डूब जाता है और समुद्र में 7 लाख गैलन डीजल छोड़ देता है। बीपी मलबे को खोजने और उसे हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आरओवी भेजता है। वे देखते हैं कि रिग ब्लोआउट प्रिवेंटर उत्तर पश्चिम में 1/4 मील से कम दूरी पर उल्टा पड़ा है और मरीन राइजर रिग से उखड़कर उसके पास ही है। राइजर के सिरे से और ड्रिल पाइप के सिरे से, जो राइजर से बाहर निकला हुआ है, तेल रिस रहा है। अब बीपी को ऑटो शीयर को सक्रिय करना होगा ताकि ड्रिल पाइप को काटकर कुएं को सील किया जा सके। वे एक आरओवी भेजते हैं ताकि ब्लोआउट प्रिवेंटर की इलेक्ट्रिकल वायर को काटा जा सके और डेडमैन ऑपरेशन को सक्रिय किया जा सके, जो एक इलेक्ट्रिकल फेल सेफ है जो सिस्टम के पावर खोने पर ऑटो शीयर रैम को ट्रिगर करता है। डेडमैन सिस्टम को आपातकाल में खुद ब खुद कुएं को बंद कर देना था, लेकिन हादसे के वक्त यह सक्रिय नहीं हुआ और वायर काटने पर भी कुछ नहीं हुआ। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पॉड्स खराब हैं। एक पॉड की वायरें गलत तरह से जुड़ी हैं, जिससे सोलिनॉइड एक्टिवेट नहीं होता। दूसरे पॉड की 9 वोल्ट बैटरी खत्म है। बीपी आरओवी पायलट्स को ऑटो शीयर ट्रिगर पिन फंक्शन एक्टिवेट करने को कहता है, जिससे ड्रिल पाइप काटने का मैकेनिकल फेल सेफ सेव। इंजीनियर्स को यह नहीं पता कि हादसे के दौरान पाइप मुड़ गई थी, जिससे वो सेंसर लाइन से दूर हो गईं और शीयर रैम्स के कटिंग एरिया के बाहर चली गईं। ऑटो शीयर ट्रिगर पिन काम करता है और शीयर रैम ब्लेड्स बंद हो जाते हैं, लेकिन साफ कट की बजाय पाइप बस विकृत हो जाती है और तेल का बहाव जारी रहता है। सल्वेज टीम आरओवी से एक और हॉट स्टैप की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों और हाइड्रोलिक्स के नुकसान के बावजूद रैम पूरी तरह बंद करने लायक प्रेशर नहीं बचता। वे ट्रिगर पिन फंक्शन फिर चलाते हैं, लेकिन वह पतले पाइप बॉडी की जगह ड्रिल पाइप के मोटे टूल जॉइंट सेक्शन से टकराता है। 4 बार कोशिश नाकाम होती है और कुएं से तेल समुद्र में निकलता रहता है। बीपी को रिसाव रोकने का दूसरा तरीका खोजना होगा। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास समुद्र में तेल के व्यवहार को मॉडल करने के लिए एक उपकरण है। वे अनुमान लगाते हैं कि 35% तेल वाष्पित हो जाएगा, 10 से 15% तेल पतला हो जाएगा और बाकी 50% समुद्री पानी के साथ इमल्शन बनाएगा, जिसे रिकवर करके पंप किया जा सकता है। 23 अप्रैल तक तेल रिसाव ने सतह पर 1 मील चौड़ी और 5 मील लंबी परत बना ली है। 32 नावें और 5 विमान तेल रिसाव की सफाई के लिए छिड़काव और स्किमर तैनात कर रहे हैं। 5000 वर्ग मील में 3 दिन तक जीवित बचे लोगों की तलाश के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने डीप वाटर होराइजन के 11 लापता क्रू सदस्यों की खोज बंद कर दी। अब बीपी ने रिसाव रोकने को 2 टीमें नियुक्त की हैं। एक टीम रिलीफ वेल खोदेगी और दूसरी टीम कुएं को बंद करने का काम करेगी। राहत कुआं एक दूसरा कुआं होता है जिसे मूल कुएं के आधार में एक कोण पर खोदा जाता है, जिससे बचाव टीम भारी ड्रिलिंग कीचड़, जिसे किलमट कहते हैं, और सीमेंट को मूल कुएं में डाल सके और कुएं को स्थायी रूप से सील कर सकें। कुएं के आधार को तभी सील किया जा सकता है जब स्वतः बहाव रुक जाए, इसलिए पहले उसे बंद करना जरूरी है। कुएं को बंद करने के लिए दूसरी टीम को कैपिंग स्टैक बनानी होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसलिए पहले उन्हें स्वतः बहते तेल और गैस को नियंत्रित करना होगा। 25 अप्रैल को वे आरओवी, हॉट स्टैब और पोर्टेबल सबसी एक्यूमुलेटर से ब्लोआउट प्रिवेंटर के मिडल पाइप रैम को फिर सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। एक्यूमुलेटर दबावयुक्त हाइड्रोलिक फ्लूइड संग्रहित करता है, जिसे छोड़कर शीयर रैम्स को सक्रिय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दबाव मिलता है। लेकिन बीपी के इंजीनियर नहीं जानते कि पाइप मुड़ी है, इसलिए उनकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। 29 अप्रैल को रिसाव लुइसियाना के तट तक पहुंच जाता है और 600 मील के क्षेत्र में फैल जाता है। गवर्नर आपातकाल घोषित करते हैं और कुछ ही दिनों में करीब 100 मील तेल रोकने वाले बूम्स तैनात होते हैं। रिसाव के असर घटाने के लिए बीपी रिसर्च से रिसाव के स्रोत पर ही पानी के नीचे रासायनिक डिस्पर्सेंट्स इंजेक्ट करता है। डिस्पर्सेंट्स आमतौर पर सतह पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि तेल को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ा जा सके, जो समुद्र की सतह से नीचे जाकर समुद्र तल में बैठ जाते हैं
नजरों से दूर और दिमाग से बाहर। मैंने समुद्र तट की सफाई में काम करने वाले स्वयंसेवकों से डिस्पर्सेंट से जुड़े रासायनिक जलन और कैंसर के कई किस्से सुने हैं। मुझे नहीं पता कि रासायनिक डिस्पर्सेंट्स का समुद्र के भीतर की पारिस्थितिकी पर क्या असर है, पर मुझे नहीं लगता समुद्र में और रसायन डालना सही होगा। 1 मई को बीपी के इंजीनियरों ने एन्यूलर प्रिवेंटर पर ध्यान केंद्रित किया, जो ड्रिलिंग के दौरान वेलबोर को सील करने वाला बड़ा डोनट जैसा उपकरण है। एक रबर की सील ड्रिल पाइप के चारों ओर एक दबावरोधी अवरोध बनानी चाहिए और तेल को राइजर से बाहर निकलने से रोकना चाहिए, पर वेलबोर में टेढ़ी पाइप एन्यूलर प्रिवेंटर को वेल सील करने से रोकती है। 2 मई को डेवलपमेंट ड्रिलर 3 एक सेमी सबमर्सिबल अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग रिग MC 252 से आधा मील से भी कम दूरी पर पहला रिलीफ वेल ड्रिल करना शुरू करता है। रिलीफ वेल एक ब्लोआउट को रोकने का भरोसेमंद तरीका है अगर रिसाव को नहीं रोका जा सके, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में समय और सटीकता लगती है। 7 मई को 125 टन का कंटेनमेंट डोम या कॉफर डैम पानी में उतारा जाता है। इसे मरीन राइजर के छोर पर सबसे बड़े रिसाव के ऊपर रखा जाएगा। यह कॉफर डैम एक स्टील की संरचना है जिसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। यह 7 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा है और पाइप से रिसते तेल को पकड़ने के लिए उल्टे फनल की तरह डिजाइन किया गया है। फनल के ऊपर लगी एक पाइप तेल को सतह पर मौजूद संग्रहण पोत तक पहुंचाएगी। कॉफर डैम को समुद्र तल तक उतारते समय गुंबद में हाइड्रेट क्रिस्टल बनने लगते हैं। कुएं से उठती मीथेन गैस ठंडे समुद्री पानी से मिलकर बर्फ जैसे क्रिस्टल बनाती है, जो गुंबद को जाम कर प्रवाह रोक देती है और उसे तैरता बना देती है। गैस और तेल से भरा हुआ गुंबद सतह पर मौजूद जहाजों की ओर तैरता हुआ ऊपर उठता है, जिससे उनके टकराने का खतरा पैदा हो जाता है। नाविक और इंजीनियर नियंत्रण वापस हासिल कर लेते हैं और किसी भी नुकसान से पहले कॉफर डैम को हटा देते हैं। वे इसे रिसाव वाले कुएं से दूर समुद्र तल पर रखते हैं। कॉफर डैम पूरी तरह असफल नहीं है। वे सीखते हैं कि भविष्य के डिजाइनों में हाइड्रेट क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए डोम में मेथनॉल इंजेक्शन शामिल करना जरूरी है। बीपी इंजीनियर अपनी अगली योजना की ओर बढ़ते हैं। राइजर इंसर्शन ट्यूब टूल टूटे राइजर में डाले गए स्ट्रॉ की तरह काम करेगा ताकि पाइप से तेल निकाला जा सके। 2 असफल प्रयासों के बाद बीपी इंजीनियर 1 मील लंबी ट्यूब टूटे राइजर पाइप में डालते हैं, जिससे कुछ तेल सतह पर मौजूद ड्रिल शिप की ओर मोड़ा जाता है। यह ट्यूब रोजाना लगभग 2000 बैरल तेल खींच लेती है, जो समुद्र में फैल रहे 8000 बैरल तेल का लगभग 1/4 है। तेल और गैस को प्रोसेसिंग के लिए या फ्लेयरिंग में जला देने के लिए सतह पर मोड़ा जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक अल्पकालिक उपाय है ताकि समुद्र में बहने वाले तेल की मात्रा को कम किया जा सके। अगले दिन ऑयल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट ड्रिल 2 एक दूसरा रिलीफ वेल ड्रिल करना शुरू करता है। राइजर इंसर्शन ट्यूब से कुछ राहत के बाद बीपी टॉप किल योजना पर काम शुरू करता है, जिसमें भारी कीचड़ को ब्लोआउट प्रिवेंटर से इतनी ताकत से कुएं में पंप किया जाता है कि तेल बहना रुक जाए, पर उन्हें चिंता है कि दबाव से कीचड़ बाहर आ जाएगी, इसलिए इसे धीमा करने और रोकने का तरीका चाहिए। इंजीनियर इसे जंक शॉट कहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। काश मैं उस मीटिंग में होता जब वे निदेशक मंडल को जंक शॉट समझा रहे थे। वे जंक शॉट मैनिफोल्ड को सीधे ब्लोआउट प्रिवेंटर के साइड में मौजूद इनलेट से जोड़ते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल होस का इस्तेमाल होता है, जिन्हें जंपर लाइंस कहा जाता है। फिर वे अपना जंक और भारी कीचड़ ब्लोआउट प्रिवेंटर में डालते हैं। जंक शॉट में कटा हुआ रस्सी, रबर के टुकड़े, बॉल सीलर, टायर के टुकड़े, गोल्फ बॉल और पत्थर भरे होते हैं। ये वही जंक है जिसे मेरा 6 साल का बेटा पाइप में डालकर जाम कर देता। 3 दिन और भारी कीचड़ और गोल्फ बॉल्स से कुएं को बंद करने की 6 नाकाम कोशिशों के बाद वे अपने अगले आइडिया पर बढ़ते हैं, जो है लोअर मरीन राइजर पैकेज टॉप हैट कैप कंटेनमेंट सिस्टम। जून के पहले हफ्ते में हादसे के 6 हफ्ते बाद बीपी ऑपरेटर जॉज ऑफ लाइफ जैसी हाइड्रोलिक शीयर से ब्लोआउट प्रिवेंटर की मुड़ी राइजर पाइप का अधिकांश हिस्सा काट देते हैं। साफ कट के लिए वे डायमंड वायर कटर से ब्लोआउट प्रिवेंटर के पास बची पाइप काटते हैं। डायमंड कटर फंस जाता है,
इसलिए उन्हें डायमंड कटर के नीचे हाइड्रोलिक शीयर से काटना पड़ता है, जिससे पाइप का किनारा खुरदुरा रह जाता है और वे इसी से बचना चाहते थे। ऑपरेटर ब्लोआउट प्रिवेंटर के चारों ओर सील करने के लिए टॉप हेड कंटेनमेंट कैप डिजाइन वर्जन 4 जोड़ते हैं, जिससे रिकवरी रेट बढ़ती है और तेल को सतह पर मौजूद जहाज तक पहुंचाया जाता है। कैप में मेथनॉल पंप किया जाता है ताकि बर्फ के हाइड्रेट्स बनने से रोका जा सके, जो कैप से ऊपर उठने वाली 1 मील लंबी पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन वे बहते हुए सारे तेल को समेट नहीं पा रहे हैं। कुछ हिस्सा अभी भी कैप के किनारे और डिवाइस के 4 खुले वेंट्स से बाहर निकल जाता है, जो योजना के अनुसार सील नहीं हो सके। कंटेनमेंट डोम एक दिन में 6000 बैरल तेल इकट्ठा करने में सक्षम है। एक हफ्ते बाद यह बढ़कर 10,500 बैरल प्रतिदिन हो जाता है। कंटेनमेंट डोम की रोजाना पकड़ करीब 15,000 बैरल तेल तक पहुंच गई, जो अनुमानित 8,000 बैरल प्रतिदिन से कहीं ज्यादा है। इस दर को बढ़ाकर 35,000 से 60,000 बैरल प्रतिदिन के बीच कर दिया जाता है। बीपी इंजीनियर तय करते हैं कि जंक शॉट मैनिफोल्ड का प्रवाह उल्टा किया जाए। कीचड़ और गोल्फ बॉल्स इंजेक्ट करने के बजाय वे उसी सिस्टम से रोज 10,000 बैरल ज्यादा निकालते हैं। लेकिन जंक शॉट मैनिफोल्ड चलाने वाले ड्रिलिंग पोत में भंडारण क्षमता नहीं है, इसलिए उन्हें तेल और गैस जलानी पड़ती है। अब तक टीम तेल को पकड़ने के लिए अल्पकालिक उपाय लागू कर रही थी और ये अब बदलने वाला है। 10 जुलाई को तेल निकालना रोक दिया जाता है और टॉप हेड कंटेनमेंट डोम को हटा दिया जाता है ताकि एक नया 3 रैम कैपिंग स्टैक लगाया जा सके। ये नया कैप मूल ब्लोआउट प्रिवेंटर के ऊपर रखे गए एक ब्लोआउट प्रिवेंटर की तरह है। इसमें हाइड्रोलिक रैम्स होते हैं जो कुएं को सील कर सकते हैं या राइजर जोड़कर तेल सतह तक ला सकते हैं। जब वे टॉप हैट से तीसरे कैपिंग स्टैक में बदलते हैं तो तेल खाड़ी में 48 घंटे बहता है, लेकिन इससे ऑपरेटरों को नियंत्रण मिलना चाहिए। 12 जुलाई को नया 40 टन का 3 रैम कैपिंग स्टैक मूल ब्लोआउट प्रिवेंटर के ऊपर अपनी जगह पर सील कर दिया जाता है। अगला कदम कुएं की मजबूती जांचना है। तुरंत ही रिसाव मिलता है। रिसाव वाला हिस्सा बदलने में 3 दिन लगते हैं, फिर परीक्षण शुरू होता है। 15 जुलाई को लगभग 3 महीने बाद बीपी बताता है कि नए कैपिंग असेंबली ने दुर्घटना के बाद पहली बार तेल का रिसाव रोक दिया है। सतह पर कुएं को बंद करना थोड़ी देर के लिए राहत देता है, लेकिन सतह पर लगा कैप विफलता का एकमात्र बिंदु है। बीपी को कुएं को सील करना होगा ताकि वह जलाशय के दबाव का सामना कर सके। जुलाई के अंत में बीपी को स्टैटिक किल ऑपरेशन की मंजूरी मिलती है। स्टैटिक किल तेल और गैस को वापस जलाशय में धकेल देगा और कुएं के दबाव को संतुलित करेगा। 3 अगस्त को ड्रिल शिप Q4000 चोक और किल मैनिफोल्ड के जरिए डीप वाटर होराइजन ब्लोआउट प्रिवेंटर से होते हुए MC-252 कुएं में ड्रिलिंग मड पंप करना शुरू करता है। आधी रात के ठीक बाद टीम ने स्टैटिक कंडीशन हासिल की, जहां ड्रिलिंग मड का वजन कुएं के दबाव को रोक लेता है। इंजीनियर पहले कुएं में सीमेंट पंप करते हैं, सेट होने पर प्रेशर टेस्ट करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में वे सतह से धीरे धीरे दबाव छोड़ते हैं और 21 अगस्त को बीपी पुष्टि करता है कि सीमेंट प्लग ने MC-252 कुएं को सील कर दिया है। अब भी एक जगह सील करनी बाकी है। सितंबर की शुरुआत में इंजीनियर डीप वाटर होराइजन ब्लोआउट प्रिवेंटर स्टैक हटाकर जांच के लिए लुइसियाना भेजते हैं। वे साइट पर नया ब्लोआउट प्रिवेंटर लगाते हैं। सितंबर के मध्य में डेवलपमेंट ड्रिलर 3 रिलीफ वेल MC-252 वेल से तेल भंडार के ऊपर जा मिलती है और अगले दिन वे कुएं के बेस में सीमेंट पंप करते हैं। 19 सितंबर को दुर्घटना के 5 महीने बाद बीपी अंतिम बॉटम किल ऑपरेशन पूरा करता है, जिससे मैकोंडो कुएं को स्थायी रूप से सील कर दिया जाता है। लीक जुलाई 2010 के मध्य में रोका गया था, ब्लोआउट शुरू होने के 86 दिन बाद, और कुएं को 19 सितंबर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। डीप वाटर होराइजन ने खाड़ी में 4.9 मिलियन बैरल तेल छोड़ा, जिससे लगभग
1300 मील तटरेखा पर तेल की परत चढ़ गई। बीपी ने कुएं पर फिर से नियंत्रण पाने के प्रयासों में 1.6 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए और सफाई लागत, कानूनी शुल्क, समझौते और रिसाव से संबंधित जुर्माने को कवर करने के लिए अतिरिक्त 65 अरब डॉलर खर्च किए। अर्थव्यवस्था पर कुल लागत का अनुमान लगभग 145 अरब डॉलर तक लगाया गया है। डीप वाटर होराइजन का मलबा आज भी समुद्र तल पर पड़ा हुआ है। दूसरा जटिल बचाव अभियान देखने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।